हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सो लेट अस सी कि कैसे हमें न्यूज़पेपर्स अप्रोच करने चाहिए। अ लॉट ऑफ यू आर हैविंग डाउट्स कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, यही सबसे बड़ी मुश्किल आती है। और फिर उन आर्टिकल्स को कैसे हमें पढ़ना है, कैसे उसकी हमें बियॉन्ड द आर्टिकल जाकर डायमेंशंस एक्सप्लोर करनी है, और कैसे हम इन आर्टिकल से वैल्यू एडिशन कंटेंट जैसे कि एग्जांपल्स डेटा निकाल कर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो रोज़ अराउंड 40-45 मिनट्स भी न्यूज़पेपर को दोगे तो भी इतना चल जाएगा। ठीक है? सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। अब कौन-कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पहले डायरेक्टली वो पढ़ा करो और साथ के साथ आइडेंटिफाई कर लो। अब इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पूरा सिलेबस पता होना ज़रूरी है। ठीक है? और साथ में पीवाईक्यूज़ पता होने ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा तुम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे ना, तभी तुम आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि हाँ, इन आर्टिकल से यूपीएससी क्या पूछ सकता है। हमें बस यही देखना है और उससे हमारा क्या फ़ायदा निकल रहा है, वो देखना है। अब जैसे ये आर्टिकल था, ठीक है? सीज़फायर हुआ किसके बीच में? इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच में। अब यूपीएससी इस आर्टिकल में डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि किसके बीच में सीज़फायर हुआ। यूपीएससी ये पूछ सकता है कि हिज़बुल्लाह कौन है? ठीक है? कौन-सी कंट्री को बिलॉन्ग करती है, हिज़बुल्लाह के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी हो गया। फिर उसके साथ क्या है, इज़राइल और लेबनान का मैप। इन दोनों का मैप साथ के साथ अपनी एटलस जाओ, एटलस होगी तुम्हारे पास, एटलस में देखो या गूगल मैप्स यूज़ कर कर देखो और उसके साथ देखो कि ये कौन-कौन सी कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तभी अगर तुम साथ के साथ पढ़ के समझोगे ना, तभी याद रहेगा, वरना क्या रहेगा कि बाद में तुम प्लेसेस एंड न्यूज़ की कंपाइलेशन देखते हो। ठीक है? तो अभी साथ के साथ रोज़ ये हैबिट बनाया करो। जब भी इज़राइल हिज़्बुल की बात करी, लेबनान की बात करी, यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुका है कि इज़राइल का मैप किस-किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है इज़राइल। ठीक है? रेड सी को टच करता है या नहीं? मेडिटरेनियन को टच करता है या नहीं? ऐसे ही बाकी मिडल ईस्ट का मैप जाकर देखो। उसके बाद हिज़्बुल्लाह के बारे में पढ़ो, उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे वो बना। ठीक है? और लेबनान का क्या रोल है, साथ में लेबनान का भी हम मैप देखेंगे। नाउ दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हमारे लिए। फिर ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ है ना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जिस न्यूज़ पे अभी कोई डेडिकेटेड आउटकम नहीं निकल कर आया, दैट कैन ईज़िली बी इग्नोर्ड। तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर हमारा ये आर्टिकल आता है ये। अब इसमें किस बात की बात क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। दो अभी ये नेगोशिएशन चल रही हैं, ठीक है? तो इसमें इंडिया इज़ आल्सो पार्टिसिपेटिंग और ये साउथ कोरिया में हो रही है नेगोशिएशन। अब तुम सोचो कि इससे यूपीएससी क्या क्वेश्चन बनाकर पूछेगा? वो पूछ सकता है कि ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी क्या है? क्या उसका आउटकम हो गया या नेगोशिएशन हो गई या नहीं? तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट दे दे कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इज़ अ ट्रीटी जिसकी नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है, रैटिफ़ाई हो चुकी है और 2021 में इट केम इंटू फोर्स। बट वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो वो ये पूछ लेगा। फिर अब आर्टिकल में इसके बाद क्या लिखा हुआ है, किस-किस की बात है, इंडिया का क्या फ़ोकस है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी है, कंसेंसस क्यों नहीं बन पा रहा? अभी तक वहाँ पर प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है और प्लास्टिक होना क्या चाहिए? क्या उसकी कैटेगराइज़ेशन होना चाहिए? कितने हमारा नैनोमीटर पार्टिकल्स वालों को हम प्लास्टिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो ही अभी तक डेफिनेशन प्लास्टिक की फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही है। उस पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। तो हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर दे दे कि उसमें कंसेंसस आया है, प्लास्टिक की डेफिनेशन ये हुई है। ठीक है? बट वी नो कि वो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कंसेंसस ही नहीं हुआ उसमें। फिर इट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी। हो सकता है वो फिफ्थ को डालकर दे दे सिक्स्थ या सेवेंथ, तो ऐसे वो वहाँ पर फँसा सकता है और इससे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है? तो यही हमें देखने की ज़रूरत है और साथ में इंडिया का क्या प्रपोज़ल है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। अब इसके तुम नोट्स बनाना चाहो तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बियॉन्ड भी जाकर पढ़ना चाहो तो गूगल पर जाकर सर्च कर लो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, सब कुछ मिल जाएगा। तो इतना ही इस आर्टिकल में हमें इम्पोर्टेंट है। फिर अब यहाँ पर देखो, अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरेजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर, ये मिनिस्ट्री का डेटा आया। अब इसी के साथ ही उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया है। अब नाम से ही पता चल रहा है उसका पर्पस क्या है, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत को बनाना। ठीक है? बट इसके साथ-साथ क्या है, यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। क्या? 47% से 23%, ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है इंडिया के केस में चाइल्ड मैरिज जब से ये एक्ट लेकर हम आए हैं। ठीक है? हो सकता है कि मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें
वुमेन की बात हो, चाइल्ड मैरेजेस की बात हो, क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? तो उसमें अगर उसने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट ने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो तुम उसमें क्या करोगे? तुम बताओगे कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, चाहे चाइल्ड मैरेजेस हो, ठीक है? या फिर जब वो बड़ी होती हैं तो उनकी नौकरी के लिए किया है, जॉब के लिए किया है, एम्पावरमेंट के लिए किया है, ठीक है? फिर ओल्ड एज वुमेन के लिए किया है, तो ऐसे तुम उसकी पूरी लाइफ साइकिल दिखा सकते हो। अब ये डेटा यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है डायरेक्टली कि इस इंटरवेंशन की वजह से गवर्नमेंट के चाइल्ड मैरेजेस ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी हैं, ठीक है? ऐसे ये डेटा हम यूज़ करेंगे। अब यूएन की रिपोर्ट ने भी यही सर्टिफाई किया है कि साउथ एशिया में इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है? और इस कैंपेन का पर्पस क्या है? जो क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन का पर्पस क्या है? चाइल्ड मैरिज लेकर जानी है 5% से कम बाय 2029, ठीक है? अब इसको हम एज़ एन एग्ज़ाम्पल एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सोचो, अपना जो जीएस का सिलेबस है वो सामने खोलो, 1, 2, 3, 4 कौन-कौन से टॉपिक में कहाँ-कहाँ ये फिट बैठ सकता है। तभी बोला है कि तुम्हें सिलेबस पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, पीवाईक्यूज़ याद होने चाहिए, ठीक है? अब इसने एक और काम क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन जिसमें चलाएँगे, एटीट्यूडनल चेंज लेकर आएँगे टुवर्ड्स चाइल्ड मैरेजेस। तो सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन, एटीट्यूड ये सब हमारे कहाँ है टॉपिक? ये सब एथिक्स में टॉपिक हैं। तो वहाँ हम डायरेक्टली एग्ज़ाम्पल लिखकर बता सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कैंपेन है ये, जो एटीट्यूड शिफ्ट पर फ़ोकस कर रहा है। मान लो कोई एथिक्स में चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड केस स्टडी आ गई, तो वहाँ भी तुम इस कैंपेन का नाम लिखकर बता सकते हो कि इसमें जैसे एटीट्यूड शिफ्ट पर फ़ोकस है, वैसे ही हमें इस केस में भी करना चाहिए। ठीक है? तो अब इसके मैं नोट्स कैसे बनाऊँगा? कैसे इसके नोट्स बनाओगे न्यूज़पेपर से? मान लो ये तुम्हारा मेन नोटबुक है, उसमें जीएस 1-2 अपना जीएस वाइज़ बनाकर रख लेना इसको। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, ठीक है? तो अब इसमें लिख लेना चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो हमारा डेटा है, वो लिख लो कि हाफ़ हुई है 2019-21 तक। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं इसमें, एटीट्यूड चेंज है और क्या लिखना है, 5% का हमारा टारगेट है, 5% से कम लेकर जानी है 2029 तक। अब ये मैं कहाँ असाइन कर रहा हूँ? जीएस 2 में भी, जीएस 1 में भी, वुमेन वाले टॉपिक में भी और जीएस 4 में भी। ठीक है? तो सब तीनों में ही मैं इसको एग्ज़ाम्पल डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। समझ गए? अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारी क्या न्यूज़ थी? यू हैव नो मनी, व्हाई रिफ्यूज़ पीएमजेएवाई एड। तो अब जैसे ही तुमने कोई स्कीम पर का नाम सुना, इम्पोर्टेंट स्कीम पीएमजेएवाई, पीएम वाली स्कीम यूजुअली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। तो समझ जाओ कि इन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो बाकी न्यूज़ में क्या लिखा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ, गवर्नमेंट को पैसा मिला, नहीं मिला, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है, बीजेपी क्या बोल रही है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना यूपीएससी को उससे फ़र्क पड़ता है। वो तुमसे क्या पूछेगा, पीएमजेएवाई स्कीम के फीचर्स बता दो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है? एनुअल कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली। बस इससे ज़्यादा इसमें हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं। ठीक है? तो उसके जो-जो फीचर्स हैं, वो सारे जाकर देख लो। अगर इसमें नहीं दिए हुए, तो गूगल कर लो, ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है? फिर यूजुअली इसमें और कुछ नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट पेज पर चलकर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? अब देखो, ये क्या न्यूज़ थी यहाँ पर? राबड़ी देवी डिमांड्स सेपरेट मिथिलांचल टू बी कार्व्ड आउट ऑफ बिहार। अब जैसे ही तुमने ये देखा, तो तुम्हें क्या ध्यान में आया कि मिथिलांचल की बिहार से अलग करने की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस ऐसी बात हो रही है। इससे पहले भी बहुत सारी स्टेट्स में हुई। जैसे महाराष्ट्र में होती है, क्या डिमांड होती है? मराठवाड़ा बनाने की, ठीक है? मराठवाड़ा की हो गई। ऐसे ही हमारी अलग-अलग किस-किस स्टेट्स में होती हैं? सौराष्ट्र की होती है, बुंदेलखंड की होती है कि बुंदेलखंड को अलग करो, ठीक है? फिर नॉर्थ ईस्ट में जाएँ तो कितनी सारी है, गोरखालैंड हो गई, ग्रेटर नागालैंड हो गई। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे किस चीज़ के? रीजनलिज़्म के, ठीक है? रीजनल टेंडेंसीज़, रीजनलिज़्म कैसे बढ़ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है? सेपरेट स्टेट्स की डिमांड हो रही है। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। तो ये टॉपिक हम डायरेक्टली वहाँ इसको मैं लाकर लिख लूँगा एग्ज़ाम्पल्स में अपने, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में
अगर कोई भी क्वेश्चन आया रीजनलिज्म पर तो मैं उसमें एक पॉइंट लिखूंगा कि रीजनलिज्म का एक मैनिफेस्टेशन है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल मिथिलांचल फ्रॉम बिहार, ठीक है, हरित प्रदेश एटसेट्रा, बुंदेलखंड फ्रॉम यूपी एंड एमपी, गोरखालैंड इन नॉर्थ ईस्ट। तो मैं एज एन एग्जाम्पल इसको वहां लिख कर आऊंगा। इसके अलावा मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस आर्टिकल में, तो मुझे डायरेक्टली अपना न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल मिल गया। फिर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दो, अगर हम चाहते तो इसमें भी लोथल गुजरात की आर्कियोलॉजिकल साइट की बात हुई है, तो वो लोथल हम यूजुअली पढ़ते ही हैं, तो जाकर देख सकते हैं कि लोथल क्या है, डॉकयार्ड था क्या, उसकी हड़प्पन साइट थी, हड़प्पन पोर्ट था, देखो इसने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो वो लोथल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सोरेन सेड टू सोरेन, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, बाकी आगे एड्स हैं। फिर क्या आता है आगे, विल मेक प्रोटेस्टर्स पे फॉर डैमेज टू प्रॉपर्टी इन संभल वायलेंस। अब ये संभल वायलेंस हुई, ठीक है, इसको हम एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, कहाँ यूज किया जा सकता है, कम्युनल टेंशंस, जहां पर भी हमें कम्युनल टेंशंस की बात करनी है तो हम वहां पर इसको एज एन एग्जाम्पल डाल सकते हैं, बस उससे ज्यादा हमें इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, दैट इज नॉट नीडेड हमारे लिए। फिर क्या है, मेडिकल कॉलेज फायर। अब ये वी ऑल नो यूपी में बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें अराउंड 10 बेबीज लॉस्ट देयर लाइफ। अब हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इसको एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट में। कोई भी अर्बन फायर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, वहां वी कैन इजीली कोट दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की यूपी में हॉस्पिटल फायर हुई जिसकी वजह से चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ, सिंपल, इससे ज्यादा इसमें हमें नहीं जाना, ठीक है। फिर गोवा गवर्नर, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बाकी ये सूट्स चल रहे हैं और ईडी वाला, अभी ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी क्या, कि ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो जब भी ईडी के रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां तुम ये पॉइंट लिख सकते हो कि ईडी का कन्विक्शन रेट इज वेरी लेस, तो यहाँ पर इन्होंने डेटा नहीं दिया हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है रिजर्वेशन के लिए कि कन्वर्जन टू गेट अ जॉब, ठीक है, तुम कन्वर्ट कर रिजर्वेशन ले रहे हो तो दैट इज नॉट राइट, अगर तुम्हारा खाली सोल पर्पस वही है तो दैट इज नॉट राइट। दिस अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इसको एथिक्स में हम यूज कर सकते हैं कि हमारी जो एथिक्स वैल्यूज हैं सोसाइटी में वो खत्म होती जा रही हैं, लोग अनफेयर चीजों की तरफ जा रहे हैं, जैसे फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ऐसे ही अब नकली जबरदस्ती कन्वर्जन कर रहे हैं ताकि हमें रिजर्वेशन मिल जाए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, तो इसको हम एथिक्स के एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं, सिंपल, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और क्या है हमारा, रिलीफ फॉर रेप सर्वाइवर कॉन्ट्रैक्टिंग एचआईवी, नहीं, अभी ये, अब देखो एग्जामिन, अब ये जो बातें अभी चल रही होती है ना, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो उन्हें पहले पूरा डेवलपमेंट हो जाने दिया करो, उसके बाद उसे पढ़ा करो। अब वैसे ये बेसिक साइंस के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि एचआईवी कैसे होता है, कौन से वायरस से होता है, कैसे वो स्प्रेड होता है। नाउ दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज, ऐसी न्यूज डायरेक्टली आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, अब फिर ये आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, तो इसमें जब साइक्लोन आते हैं उसका अलग अलग वार्निंग सिस्टम होता है, तो यूपीएससी ने मेंस में 2022 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन्स पे उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अब साइक्लोन कैसे बन रहा है, उसका बे ऑफ बंगाल में डीप डिप्रेशन है, उसके बाद उसका कौन सा स्टेज आता है, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स कैसे होती हैं, तो वो सारी चीजें अच्छे से ना इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन कवर करता है, जो हमें इसके अलावा डायमेंशंस देखनी होती है आगे जाकर, ठीक है। बाकी अब ये साइक्लोन के बारे में हमें पता होना चाहिए वो स्टैटिक है, तो ऐसे ही स्टैटिक और करंट लिंक होते हैं कि मान लो इतने सारे साइक्लोन्स की बात हो रही थी, उससे रिलेटेड उसने कोई स्टैटिक क्वेश्चन पूछा, अप्लाइड क्वेश्चन पूछा। फिर क्या है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं इस पेज पर, ठीक है। अब ये दिल्ली पॉल्यूशन था, इससे रिलेटेड
पॉल्यूशन के एथिकल इश्यूज़ कुछ आएँ तो क्या होगा कि अगर हम कर्ब्स लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है। तो एक ये एथिकल इश्यू हो गया उसके साथ। फिर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, तो एक और एथिकल इश्यू हो गया। ठीक है? बस सिंपल। और कुछ है? कुछ भी नहीं है। इतना आसान चीज़ है न्यूज़पेपर पढ़ना, उसको भी पता नहीं क्या रॉकेट साइंस बनाया हुआ है सबने। अब देखो, ये होते हैं हमारे एडिटोरियल पेज, ठीक है? तो इधर जो ये हमारे न्यूज़पेपर अपने पब्लिश करता है, इसे बोलते हैं एडिटोरियल और जो ये लोग लिखते हैं आकर, इसको क्या बोलते हैं हम? ओपिनियन। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है ये, बट कुछ लोगों को पता नहीं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये है हमारा एडिटोरियल, ये होते हैं हमारे ओपिनियन। तो हमें सबसे पहले यूजुअली ना कोई इश्यू को कंप्लीटली समझना है, पढ़ना है, पहले एडिटोरियल पर फोकस किया करो क्योंकि उसने क्या किया होता है, उसमें उसने कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया होता है और सारे एडिटोरियल, सारे ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखा करो। सबको पढ़ना ज़रूरी है नहीं। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि रोज़ सारे एडिटोरियल, रोज़ ओपिनियन पढ़ो, तो वो गलत बता रहा है तुम्हें। रोज़ सारे नहीं पढ़ने, ठीक है? अब जैसे ये था, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट क्या है, क्या-क्या उधर पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, ये हमारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं, बट इंटरव्यू के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर तुम्हारा ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, तो वो पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, क्या पॉलिटिकल टर्मॉइल हो रहा है। यही उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा, तब भी पाकिस्तान में ये इश्यू चल रहा था। 2022 के 2023 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी यही सेम पूछा उन्होंने कि पाकिस्तान में क्या इश्यू चल रहा है। ठीक है? तो वो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, बट बाकी हमारे लिए प्रीलिम्स मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बेल आउट पैकेज है आईएमएफ का, बस वो हमारे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी कंपनसेशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर फॉर बिग टेक, दिस इज़ नॉट रिलेवेंट हमारे लिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नॉट नीडेड। फिर क्या है? स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। अब क्या होगा इसमें? अब इन आर्टिकल्स, एडिटोरियल से ना कुछ हमें जो अच्छी लाइन्स मिलती हैं, कुछ डेटा हैं वो यूज़ कर लेना, कुछ लाइन्स अगर पसंद आएँ, उनको एज़ इट इज़ निकाल कर रख लेना, जिन्हें हम इंट्रो, कंक्लूजन्स अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया हुआ है? बस ये बताया हुआ है कि स्कूल बंद करने चाहिए, खोलने चाहिए, क्या करना चाहिए। बट इसमें किस चीज़ की बात हुई है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूरा आर्टिकल चाहे अलग कहानी पे है, ठीक है? वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ना यूपीएससी कभी पूछेगा वो। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्यूआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कौन-कौन सी गैसेज़ उसमें कंसिडर किए जाते हैं? पीएम 2.5 क्या है? पीएम 10 क्या है? पीएम 5 है या नहीं है? क्या है ये? ठीक है? तो क्या-क्या अलग कैटेगराइज़ेशन होती है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? गुड, बैड, सिवियर क्या-क्या हैं इसके? एक्यूआई, तो ये एक्यूआई कौन रिलीज़ करता है, कैसे बनता है, ये पूरा हमें पता होना चाहिए। इसके प्रीलिम्स में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है? ऐसे ही एनसीएपी होता था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उस पर वो मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसकी कहानी हमारे लिए इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। फिर कर्नाटका स्कूल सोशल सिक्योरिटी प्लान दैट हैज़ अ प्रॉब्लम। अब ये ड्राफ्ट है, अभी उसने बस प्रपोज़ ही किया है, तो इसको अभी डिटेल में जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही कुछ हमारे लिए इसमें फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है? तो इसको हम डायरेक्टली स्किप कर रहे हैं। ठीक है? अब हो सकता है कि पूरे दिन में तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें एक भी काम का एडिटोरियल या ओपिनियन नहीं है, तो उसको डायरेक्टली स्किप कर दो, उस पे टाइम वेस्ट मत करो। फिर एक ड्रग की बात हुई है, कैरिसोजेनिक है। अब रैनिटिडीन, अब हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले कि ये रैनिटिडीन सब्सटेंस या रेडिटिन वाज मेंशन्ड इन न्यूज़पेपर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? तो वो डायरेक्टली पूछ लेगा, फिर नीचे ऑप्शंस दे देगा। कैरिसोजेनिक ड्रग, ठीक है? कोविड-19 ट्रीटमेंट, कुछ 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा रैंडमली। तो तुम्हें पता रहेगा रैनिटिडीन किस लिए मेंशन्ड थी? सिंपल, ड्रग थी कार्सिनोजेनिक। बस इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें पढ़ने की। फिर नॉट नीडेड, ये भी नॉट नीडेड। नॉट मच रिलेवेंट हमारे लिए ये, ठीक है? नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें कई बार ना टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी न्यूज़ आई होती हैं, उनको पढ़ लिया करो। तो जैसे हमारा इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड होता है ना, वैसे ही हमारा ये द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रहता है। अब ये देखो एडजर्नमेंट की बात हुई, ठीक है? तो पॉलिटी में जाकर अपनी
पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोलो। एडजर्नमेंट मोशन कौन-कौन ला सकता है? कैसे आता है एडजर्नमेंट मोशन? क्या प्रोसीजर होता है उसका? तो वो पढ़ो जाकर। फिर इसमें दिया था इसने इंडिया रशिया ट्रेड $66 बिलियन पर पहुँच गई इन 2024। 5 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 साल में। इसको डायरेक्टली अपने नोट्स में जाकर ऐड ऑन कर लो। इंडिया रशिया रिलेशंस पर मैं एक नोट्स बनाऊँगा ही बनाऊँगा और उसमें मुझे दिखाना होता है एक इकोनॉमिक एंगल कि हमारी बायलैटरल ट्रेड कितनी है। वो मुझे पता चल गया $66 बिलियन है। ठीक है? ऐसे डेटा मिल गया यहाँ से। फिर इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। इसको भी हम एनवायरनमेंट वाले में यूज़ कर सकते हैं बस डेटा को। हर डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये भी ध्यान में रख लेना। बच्चे कई बार यही गलती करते हैं कि सारा डेटा उठाकर कॉपी कर लिया। उतना डेटा, उतने एग्ज़ाम्पल्स अपने पास रखने हैं जिसको हम याद कर इम्प्लीमेंट कर सकें, आंसर्स में लिख सकें। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकता है और ना करना उसे। अब इसमें क्या था, मनरेगा की कहानी बोली हुई थी कि मनरेगा में कैसे एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, वर्कर्स को काम नहीं मिल पा रहा है, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये इसमें ना पहले इसका जिस्ट पढ़ लिया करो। वो देखकर तुम्हें उसकी एसेंस समझ में आ जाएगी और पता चल जाएगा कि ये हमारे काम का है या नहीं। अब इसमें ज़्यादा कुछ हमारे काम का है नहीं, बस मनरेगा स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है? अब ऐसे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्या कि इनमें से किस-किस में हम आधार का यूज़ कर सकते हैं? तो हो सकता है वो पूछ ले मनरेगा पेमेंट्स में, ठीक है? एक ऑप्शन दे देगा मनरेगा पेमेंट्स, एक हो जाएगा पैन लिंकिंग एटसेट्रा, एटसेट्रा। मान लो उसने 3-4 ऑप्शन दे दिए, फिर पूछेगा एबीसीडी कर कि किनमें से किस-किस में हमने आधार का यूज़ हो रहा है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1, 2, 3 ओनली, ठीक है? ऐसा वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमें यहाँ ये न्यूज़पेपर पढ़कर ही हमें पता चल रहा है कि मनरेगा में आधार यूज़ हो रहा है पेमेंट्स के लिए, ठीक है? उसके अलावा मनरेगा स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए। बाकी ये कहानी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा जो डेप्थ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको समझने के लिए हमें बस इंटरव्यू में काम आते हैं। वो अभी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है? यहाँ पर कभी कोई अच्छी बुक आ जाती है, उसकी समरी वी कैन सी, उसको हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इधर कुछ है नहीं। फिर इसके बाद क्या है हमारा, इसका सीज़फायर हुआ इज़राइल का हिज़बुल्लाह का, तो वी हैव ऑलरेडी सीन इज़राइल हिज़बुल्लाह के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी लोकेशंस देखनी है, उनका मैप देखना है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो क्या-क्या देखना है। देखा करो कि हम उसको कौन से सब्जेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में, मान लो जीएस 2 के पॉलिटी में मैं फेडरलिज्म के टॉपिक में इसको यूज़ करूँगा, ठीक है? फिर उसके कौन-कौन से एस्पेक्ट्स मुझे कवर करने की ज़रूरत है, वो देख लो। जैसे इसमें मैं क्या-क्या एस्पेक्ट्स कवर करूँगा, उनके मैप कवर कर लूँगा, उनकी लोकेशन कवर कर लूँगा, प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर इनका जो डिस्प्यूट चल रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और हिज़बुल्लाह कौन है, कैसे बना, क्या है, वो हम पढ़ लेंगे। हो सकता है वो पूछ ले हिज़बुल्लाह कौन है? हिज़बॉल बोल वो लिख दे कि हिज़बुल्लाह इज़ अ अफ्रीका में है मिलिटेंट ग्रुप, तो उसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? वो लेबनान बेस्ड है। तो ऐसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस यही है। अब यहाँ एनआईए की बात हो रही है, वो मेंस के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ बेल एंड ऑब्लिगेशन की बात की थी, टाइमली ट्रायल की बात की थी, इसको यू कैन गो थ्रू एक बार क्योंकि ये पीएमएलए से लिंक्ड है, तो पीएमएलए एक्ट हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, उसके प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए। एंड यहाँ हमारा जो मणिपुर में इश्यू चल रहा है, कौन-कौन सी वहाँ ट्राइब्स है, तो हो सकता है कि वो बोल दे कि ये ट्राइब का क्या कर सकता है, ट्राइब और स्टेट को लिंक कर सकता है, कि मान लो एक कॉलम में वो दे देगा हमें ट्राइब्स, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें पेपर सेटर का एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है। एक सेट मान लो उसने कॉलम में दे दी ट्राइब्स, कुकी, मैती, ठीक है? गारो और कोई मान लो मुंडा, रैंडम, जस्ट रैंडम ट्राइब्स हैं, ठीक है? फिर इसके आगे वो स्टेट दे देगा कि नागालैंड, ये इसका दे दिया उसने झारखंड, इसका दे दिया उसने अरुणाचल प्रदेश, इसका दे दिया उसने गोवा। फिर वो पूछेगा कि कौन-कौन सी करेक्टली मैच्ड हैं, तो वो ऐसे पूछ सकता है। तो कौन सी स्टेट में वो ट्राइब्स हैं हमारे लिए वो जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है? तो वही समझो कि वो उससे क्वेश्चन क्या बनाकर यूज़ कर सकता है या इस कंटेंट को तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो, बस यही हमें सोचना है। दिस इज़ नॉट नीडेड। इंडियन आर्मी को मिला है क्या? सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स। तो अब ये सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन हो इम्पोर्टेंट है। किसने बनाया? कब बनाया? बस वही पढ़ लेना। वो हमारे लिए रेलेवेंट है, हो सकता है पूछ ले। हो सकता है बोल दे कि सबल हमने इम्पोर्ट किया है इज़राइल से। ऐसी स्टेटमेंट दे दे। ठीक है? बस हो गया और क्या बचा है? अब आ जाता है हमारा ये न्यूज़ वाला। हमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एडजर्न हो गई। अब तो एडजर्नमेंट मोशन के बारे में हमें पढ़ना है और पावर ऑफ एडजर्नमेंट किसके पास है? स्पीकर का क्या रोल है? ठीक है? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, रूल 20 267 क्या है? वो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा हमें इसकी डेप्थ में, डिटेल में जाना, क्या पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, वो नहीं पढ़ना कि कब 11:30 बजे हाउस आया, 12 बजे वो असेंबल हुआ, 12:30 बजे एडजर्न हो गया, वो नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ना है कि एडजर्नमेंट मोशन क्या होती है? कैसे एडजर्नमेंट होती है हाउस की? रूल 267 क्या है? ठीक है? फिर नॉट नीडेड पॉलिटिकल न्यूज़, अडानी की न्यूज़ है। ईडी अरेस्ट, दिस इज़ आल्सो नॉट नीडेड हमें। ठीक है? ये भी किसी काम की नहीं है अभी हमारे लिए। ओटीटी की न्यूज़, दिस इज़ आल्सो नॉट रिलेवेंट। ठीक है? अब उसके अलावा ये 2 कर्व्स वर बोर्न टू अफ्रीकन चीता इन कूनो नेशनल। तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क में हमने चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है? ऐसा उसने लायन के केस में भी पूछा हुआ है। तो कूनो नेशनल पार्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, ये हमें पता होना चाहिए और चीता कहाँ पर है, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर बस कहानी है और कुछ नहीं है इसके बाद। इकोनॉमी वाला, बिज़नेस वाला पेज भी देख लो। ये भी अडानी वाली न्यूज़ है, ये भी रेलेवेंट नहीं है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है कि गवर्नमेंट क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन कर रहा है। तो अब एग्ज़ामिनर को क्या पता करना है? वो ये नहीं पता करेगा तुमसे कि कितने ब्लॉक्स का ऑक्शन हो रहा है। वो तुमसे पूछेगा कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? डू यू नो? न्यूज़पेपर तो तुमने पढ़ लिया क्रिटिकल मिनरल्स का इम्पोर्टेंट रोल है, बट क्या रोल है? अब वो इसको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। वो पूछेगा कि इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं या नहीं? हमारे मिनरल्स कहाँ से आते हैं? चाइना का इस सप्लाई चेन में क्या रोल है? ठीक है? ऐसी चीज़ वो पूछेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये पता होना चाहिए हमें। इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं ना बॉन्ड्स, व्हाट आर बॉन्ड्स? फिर ये है एक हमारी केस स्टडी। वुमेन सेफ्टी के लिए अगर कोई चीज़ आए, वुमेन के रिलेटेड हमने लिखना है, तो हम एक उसमें पॉइंट जहाँ लिखते हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए, या यूज़ टेक्नोलॉजी। तो फिर हम बाद में वहाँ पर एग्ज़ाम्पल डालकर लिखेंगे कि जैसे उबर, ओला ने क्या किया है, दे हैव ब्रॉट एसओएस बटन्स, लाइव जीपीएस ट्रैकिंग वुमेन सेफ्टी के लिए। तो ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल या फिर केस स्टडी बोलते हैं जिसको, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे कुछ फैकल्टी हैं जो इसको केस स्टडी बोल के हौवा बनाते हैं इसका भी। ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। रोज़ हम इसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बस इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर कर रख लेना। ठीक है? हो गया? और क्या है वर्ल्ड में? हाँ, ये न्यूज़ अच्छी आई। क्या? वारंट निकला हुआ है किसका? नेतन्याहू भाई का वारंट निकल गया। अब किसने निकाला वारंट? आईसीसी। तो तुम्हारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो गया आईसीसी के बारे में पढ़ना कि आईसीसी क्या है? कब बनी थी? इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है? रोम स्टैट्यूट क्या होता है? ठीक है? रोम स्टैट्यूट क्या है? ऐसे कैसे इसने किसी प्राइम मिनिस्टर का वारंट निकाल दिया? क्या पुतिन का भी निकाला था? फिर हमने एक और न्यूज़ में पढ़ा है आईसीजे। आईसीजे और आईसीसी में क्या डिफरेंस होता है? उनका जुरिसडिक्शन में क्या-क्या डिफरेंस है और किस-किस के अगेंस्ट ये ऐसे वारंट निकाल सकते हैं? ठीक है? इंडिया इनका मेंबर है या नहीं? बस ये डायमेंशंस पढ़नी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऐसे ही सारी टेस्ट सीरीज़ भी बनती हैं। ठीक है? ऐसे इसको टॉपिक को पढ़ना होता है हमें, डायमेंशंस एक्सप्लोर करनी होती हैं। हाँ, अब ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था कि ऑस्ट्रेलिया के
लोअर हाउस ने बिल पास किया है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम इन सब से बच्चों को जो 16 साल से छोटे हैं उन्हें हटाओ। तो सोशल मीडिया पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? पिछली बार ऐसे भी आया 2024 में, एथिक्स में भी वो क्वेश्चन पूछता है सोशल मीडिया पर। तो बता दो कि हमें ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम ये चीज़ सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया अपना बिल लेकर आया है जिसमें 16 साल के कम बच्चों के लिए बैन है सोशल मीडिया। अंडरस्टूड? पाकिस्तान नॉट नीडेड। वही आईसीसी वारंट देखो, इसके लिए भी वारंट निकालने की बात कर रहे हैं, म्यांमार मिलिट्री के जो हेड है उनके, ठीक है? सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आईसीसी कब बना, उसका क्या जुरिसडिक्शन है, रोम स्टैट्यूट क्या है वर्सेस आईसीजे क्या है, इंडिया है उसमें या नहीं, ठीक है? अगर इसने वारंट निकाल दिया तो क्या सबको अरेस्ट करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये एक्सप्लेन में अच्छे से देखना समझाई होगी। बाकी दिस इज़ नॉट नीडेड, ठीक है? स्पोर्ट्स वाले में इसमें अभी हमारे लिए कुछ काम का है नहीं, बट आजकल यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के भी डालने लग गया है। तो कोई इंपॉर्टेंट ट्रॉफी वगैरह हो, वो देख लेना क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे वो क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर दिस इज़ नॉट नीडेड और हो गया हमारा हिंदू कंप्लीट। कितनी देर लगी? आधा घंटा भी नहीं लगा और सारी चीज़ें तुम डिटेल में जाकर इनके बाद जो डायमेंशंस बोली है, उनको पढ़ोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक्स्ट्रा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो रोज़ 35, 40, 45 मिनट्स में ही न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लो साथ ही साथ। ठीक है? इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं न्यूज़पेपर में, बाकी तो हम कंपाइलेशन को सिलेक्टिवली यूज़ करेंगे ही। ठीक है? समझ गए? हाँ, फिर आता है हमारा ये साइंस वाला पार्ट, ये मिस हो गया एक। साइंस वाला पेज होता है लास्ट में द हिंदू में, इसमें किसकी बात की है उसने? सुपर कंडक्टर की और क्वांटम मटेरियल्स की। इसको जाकर देख लेना। मोर मटेरियल्स मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर कैन आल्सो बी सुपर कंडक्टिंग। अब सुपर कंडक्टिंग क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है? सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज की क्या रेलेवेंस है? तो सेमीकंडक्टर पढ़ लो, सुपर कंडक्टर्स पढ़ लो। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर की क्या रेलेवेंस है? ऑलराइट, ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो गया। फिर क्वांटम मटेरियल्स कौन-कौन से होते हैं? व्हाट इज़ क्वांटम फिज़िक्स? व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स? तुमने एक बार अगर स्टैटिक को अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हें रोज़ हर हफ्ते यही सेम न्यूज़ देखने को मिलेगी। तुम्हें लगेगा कि यार बार-बार तो सेम ही न्यूज़ आ रही है। तो इसीलिए इसको अगर तुमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, 2-3 महीने में तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि तुम्हारा और भी कम टाइम लगा करेगा फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है? फिर क्या बात की है? ग्राफ़ीन की बात की हुई है। अब वो पूछेगा ग्राफ़ीन क्या होता है? ग्राफ़ीन के क्या-क्या यूज़ेज़ हैं? तो हमें ग्राफ़ीन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। कार्बन का है ग्राफ़ीन, ठीक है? तो ग्राफ़ीन के बारे में पढ़ना है हमें। यहाँ लिखा हुआ है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर क्या हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मटेरियल्स और ग्राफ़ीन। ऑलराइट? सो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पर भी उसने प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी की बात की हुई थी। तो साउथ कोरिया में बुसान में, अब वो ये प्लेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई बुसान। प्लेसेस इन न्यूज़ में वो पूछ सकता है बुसान कहाँ पे कौन-सी कंट्री में है। तो अभी चल रही है ट्रीटी होने से पहले नेगोशिएशंस चल रही हैं। ठीक है? तो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बना रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए। बस सिंपल। इसमें हमें पता होना चाहिए क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या-क्या बातें हो रही हैं, जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर देखा था। सिंपल ऐसे हमें अपना न्यूज़पेपर कवर करना है। समझ गए? अब इंडियन एक्सप्रेस इसके बाद खोल लो। अब मैं इसमें एक-एक आर्टिकल को डिटेल में जाकर नहीं दिखा रहा, वो हमने ऑलरेडी द हिंदू में देख लिया है। ठीक है? एक बार बट मैं तुम्हें इसमें एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। हाँ, एक तो तुम ये एडिटोरियल वाला देख लो कि कौन से एडिटोरियल हमें पढ़ने चाहिए। अब ये ईवीएम पे इश्यू चल रहा है, ये पॉलिटिकल इश्यू है, अंदर बातें सारी पॉलिटिकल की हुई हैं कि क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने क्या बोला,
शरद पवार ने क्या बोला, तो इसको हमें डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना। बट ईवीएम कैसे काम करती है, कैसे चलती है, वो पता होना चाहिए। अब फिर इसराइल हिज़्बुल्लाह की बात की है, क्या है, फ़ायदा क्या है? बस बता दिया था पहले भी कि हमें क्या हमें करना है इसके बाद, और इससे क्या हो रहा है, डी-एस्केलेशन होगी, सिंपल। The real Gorakhpanthis, the sect's history show how it defied division based upon caste, religion and genders. तो हो सकता है एक इस सेक्ट के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, या फिर मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था सोसाइटी में कि हमारे सेक्ट्स का क्या रोल है, ठीक है, रिलीजियस सेक्ट्स का क्या रोल है, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुरैशी जी का है, इलेक्शन कमीशन की बात की हुई है कि क्या हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। सो ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। अब ये सारे जो अपने जुमले और ये सारी चीजें हैं ना, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। पीएसआईआर में खास करके इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए होंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ केसेस दिए हुए हैं जहां पर लिखा है एडीआर एक्सेट्रा में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है दे आर अ पार्ट ऑफ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। नोटा जजमेंट में भी बोला, पहले भी बोला। तो ये जजमेंट्स की मैंने वीडियो बनाई दी थी, बट फिर भी ये देख लिया करो, जजमेंट्स एक्सेट्रा उन्हें भी नोट डाउन कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट होती हैं। जेंडर गैप लिखा हुआ है हमारा वोटर टर्नआउट में, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद क्या की है, हमारी रिफॉर्म्स की बात की हुई है। रिफॉर्म्स देख लो क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। यूज ऑफ ब्लैक मनी है, क्रिमिनलाइजेशन है, मेंबर्स 46% एमपीस, तो ये सारा का सारा मुझे यहीं से डेटा मिल रहा है। वैल्यू एडिशन कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छा एडिटोरियल या फिर अच्छा ओपिनियन आर्टिकल्स हो गया, क्योंकि उसमें मुझे यहाँ केसेस मिल रहे हैं, मुझे इश्यूज पता चल रहे हैं, आर्टिकल्स भी मिल रहे हैं, मुझे फिर वैल्यू एडिशन कंटेंट भी मिल रहा है। डायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें हमारे क्या क्या इश्यूज हैं मुझे पता चल रहा है। अभी क्या क्या लेकर आए, 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए लाए, बट 46% जो एमपीज हैं क्रिमिनल केसेस हैं, ब्लैक मनी का इशू है, और पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैं, ये भी इसमें भी हमें चेक करने की जरूरत है। 10 शेड्यूल इनइफेक्टिव है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये रिफॉर्म्स लिख दिया आगे। फिर क्या करो, सीलिंग लगाओ उनके एक्सपेंडिचर पे, और बैन ऑन प्राइवेट डोनेशंस करो। इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए जिससे पार्टीज को पैसा मिले चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, द एक्ट वाज फाइनली पास, उनके सिलेक्शन के लिए की कॉलेजियम बेस्ड उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो खाली अभी कमिश्नर को प्रोटेक्शन मिलती है, बाकी दो के लिए भी सेम प्रोविजंस लाओ प्रोटेक्शन के लिए। बस लिख दिया, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स टू द नेशन। तो इसको तुम कंक्लूजन में यूज कर लो कि ECI is one of the Constitution's greatest gift to the nation. It has stood the test of the time and emerged as a powerful watchdog of democracy. कितनी बढ़िया कंक्लूजन तुम्हें रेडीमेड मिल गई। जहां भी तुम्हें पता चले कि इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, चाहे वो PSIR है, चाहे तुम्हारा GS2 है, डायरेक्टली इसको कंक्लूजन में ऐड ऑन कर दो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is one of the constitution's greatest gifts to the nation. It has stood the test of time and emerged as a powerful watchdog of democracy. Simple. इतना बढ़िया उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर भी देखकर खुश हो जाएगा। अब इसके बाद ये मत लिख देना वहां पर कि ये S5 कुरैशी ने बोला है, ये मत लिखना, इसको अपने नाम से लिख कर आओ। ठीक है, इतना ही लिखना, और डायरेक्टली लिख देना, किसी को कोट करने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जामिनर को दिखाओ कि ये तुम्हारा दिमाग है, तुम अपने नाम से लिख रहे हो। ऐसे हमें इन एडिटोरियल्स को यूज करना है, ओपिनियंस को यूज करना है जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डायरेक्टली स्किप कर दो। ठीक है, ये स्किप कर दो, यहाँ भी इसको स्किप कर दो। फिर राजा मोहन का आया हुआ है, China's asserting decline of American military-industrial complex and emergence of new weapon supply chains are opening India to accelerate modernization of defense production. अब डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, कैसे इंडिया कैच अप कर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा, तो बस वही देख लेना कि अभी हम किससे कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और ग्लोबली कौन किससे कितना इंपोर्ट कर रहा है, बस।
और इससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। फिर अ गिफ्ट टू द नेशन, द एबिलिटी टू अमेंड इट्स प्रोविजन, चेंजिंग नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हुई है, अमेंडेड ऑलमोस्ट 125 टाइम्स। कैबिनेट तो वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी कहानी लिखी हुई है पूरी, बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है? तो इसमें डायरेक्टली कोई लाइन अच्छी लगे तो यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कौन? बी.एन. राव। यूपीएससी पूछ चुका है, ऑलराइट? तो ये हमने वैसे ही लक्ष्मीकांत में तो पढ़ा ही है। दिस इज़ नॉट रेलेवेंट। बाकी हमने वर्ल्ड वगैरह उधर देख लिया था, ठीक है? एफपीआईज़ क्या होते हैं? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। एफपीआई और एफआईआई में क्या फ़र्क है? डीआईआई क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और एफआईआई हैं, उनमें क्या फ़र्क है? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़नी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब कौन कितना पैसा लेकर आ रहा है, कितना पैसा डाल रहा है, वो नहीं पढ़ना हमें। बस हमें यही समझना है, एफपीआई क्या है? एफडीआई क्या है? और एफआईआई क्या है? डीआईआई क्या है? सिंपल। बाकी अडानी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है अभी, चल रही है अभी कहानी अडानी जी की। फिर सिंपल, सिंपल कुछ भी नहीं है और हमारे लिए चिप डिज़ाइन की बात डायरेक्टली आएगा हमारा एक्सप्लेन्ड। हाँ, देखो अब इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक्सप्लेन्ड पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसमें क्या किया हुआ है, डायरेक्टली बता दी स्कीम की इम्पोर्टेंस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। तो वन नेशन पूरी तुम्हें बता दिया। इसी से ही उठा के अब देखना कोचिंग वाले अपने करंट अफेयर्स की मैगज़ीन बनाते हैं। तो क्या है, मिशन के बारे में पूरा बता दिया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या काम करेगी, ठीक है? पूरी उसने बैकग्राउंड दिया कि अभी कैसे वो काम कर रहे हैं, इस स्कीम से क्या डिफरेंस हो रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है हमारी, ठीक है? पहला पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया ताकि डुप्लीकेशन जर्नल अलग-अलग ना खरीदने पड़े, बेटर बार्गेनिंग पावर 3, 4 सारे पॉइंट्स दे दिए। कब बनी, कैसे बनी, सब कुछ उसने बता दिया। इससे अच्छा तुम्हें और कहीं मिल ही नहीं सकता, इतने अच्छे से यहाँ पर चीज़ बताई होती है। ठीक है? तो डायरेक्टली तुम्हें स्कीम के बारे में पता चल गया, अब वो चाहे प्रीलिम्स में पूछे, मेंस में पूछे, तुम्हें कंटेंट मिल गया। इसी से अपना नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर एस्टेरॉयड डिस्ट्रक्शन गेव मार्स इज़ टाइनी मून, ठीक है, नॉट मच नीडेड। हाँ, इज़राइल हिज़बुल्लाह सीज़ फायर डील, क्यों इज़राइल ने एग्री किया? क्या होगा इससे? तो इसको पढ़ लेना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इसको पढ़ लेना। बाकी इज़राइल का जो बोला था मैपिंग वगैरह, हिज़बुल्लाह क्या है, क्या होता है, कहाँ से बना, कब बना, कौन-सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इज़राइल, लेबनान, लैंडलॉक्ड है या नहीं, वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है? अब ये महाराष्ट्र असेंबली की बात की हुई है, किसकी कितनी एज है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर खाली हमारी लोकसभा की बात की होती, तो हमारे लिए पीएसआईआर में ये यूज़ हो जाता, प्रोफाइल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस वाले टॉपिक में। बट इधर ये ज़रूरी नहीं है, तो डायरेक्टली स्किप कर दो इसको। समझ गए? अंडरस्टूड? तो ऐसे यू विल हैव टू यूज़ दीज़ न्यूज़पेपर्स। आई होप समझ में आ गया होगा अब, ठीक है? तो यूजुअली एक दिन में 40-45 मिनट्स में आराम से किया जा सकता है और एक बार जब तुमने अपना इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, स्टैटिक तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता हैं, ठीक है? तो तुम इसको और जल्दी कवर कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है एडजर्नमेंट की बात हो रही है, तुम्हें पता है एडजर्नमेंट के लिए क्या-क्या फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है, तो तुम उसको डिटेल में जाकर देखोगे नहीं। बट अगर नहीं पता तो साथ की साथ जैसे ही न्यूज़ पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत खोलकर देखो, चैप्टर कहाँ पर एडजर्नमेंट की बात की थी, क्या उसका प्रोसीजर होता है, ठीक है? फिर सुपर कंडक्टर की बात हुई तो क्या है सुपर कंडक्टर? पढ़ो, समझो उसी चीज़ को, उसी टाइम पढ़कर उसको खत्म कर दो, ठीक है? ताकि अगले महीने अगर वो न्यूज़पेपर में फिर से दिखे तो तुम्हें याद रहे कि हाँ, ये तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, ठीक है? ऑलराइट। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि न्यूज़पेपर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें न्यूज़पेपर को यूज़ करना है, ठीक है? कैसे हमें न्यूज़पेपर्स को यूज़ करना है फॉर वैल्यू एडिशन, अपना कैसे एग्ज़ाम्पल्स निकालने हैं,
अपनी हम उससे कोट्स एटसेट्रा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ऐसी अच्छी-अच्छी निकाल सकते हैं। कैसे हम स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और कैसे न्यूज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है। हर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हर एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली स्किप की जा सकती हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें निकाल लो, नोट्स साथ के साथ अपने बना लो और उन नोट्स को बाद में फिर कंसोलिडेट कर लेना ताकि रिवीजन होती रहे। हर वीकली, हर मंथली उनको रिवाइज़ कर लो। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू शुड अप्रोच न्यूज़पेपर्स एंड मैं भी इनको ऐसे ही अप्रोच करता था। ठीक है? ऑलराइट, अंडरस्टूड। इंटरव्यू के लिए थोड़ा अलग रहेगा, तो जब इंटरव्यू का टाइम आएगा उसके लिए आई विल आल्सो टेल यू कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है? सो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन ज़रूर पढ़ लेना। बाकी हिंदू से डायरेक्टली न्यूज़ कवर कर लो, फिर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल खोलकर, ओपिनियन खोलकर देख लिया करो एंड एक्सप्लेन्ड खोलकर देख लिया करो। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी होंगे, सो डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।